नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 12 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हम। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। अन अकेडमी अनलॉक 20 रिलीज़ किया है, जिसके माध्यम से आपको क्या मिलेगा? आपको अनलॉक 20% ऑफ ऑल अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। यानी कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा? ये सिर्फ आज भर तक का है, यानी कि 16 फरवरी तक ही ये वैलिड है। यानी कि आज रात 12 बजे तक आपके लिए ये वैलिड है। इसके माध्यम से आप कोई भी कोर्स आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई किसी भी कोर्स को आप परचेज करते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम का हो, आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें आपको 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको हमारा जो कोड है, यानी यूज कोड करना है सारण 10। जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है SARAN10, यानी ये कैपिटल में सारण लिख के आपको 10 लगा देना है। आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप उस लिंक से जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड जो है, हमारा रेफरल कोड सारण 10 लगा के आप ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी के इंडिया का टॉप एडुकेटर इस पर आपको टीच करता है। इसके माध्यम से आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, आपको बैच डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जाइए, ये बहुत बड़ा ऑफर है, आप जाके परचेज कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और हमारा सारण 10 कोड लगाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बुक में हम टोटल क्वेश्चन को एक बार PDF क्रिएट कर देते हैं और इसमें से हम जीके करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है। तो डायनेमो का काम क्या होता है? डायनेमो का काम होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंपल सा है, डायनेमो का काम होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सितार का जो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और विद्युत विद्युत बल्ब का काम होता है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो किसको मिला है? तो ये केरल को मिला है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। केरल बहुत शिक्षित राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का खर्च क्या? देखिए, जो भी व्यय हमारा विद्युत ऊर्जा में होता है तो हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि वाट आवर पर डे, डे बटा को हम 1000 से भाग दे देते हैं। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा हम जलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यानी ये 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट होगा। अब 1 यूनिट के लिए 5 रुपया लगता है तो विद्युत दर का घर कितना होगा जी? तो 1 यूनिट के लिए 5 रुपया लगता है तो 1 गुना 5 यानी कि 5 यूनिट, तो 5 रुपया लगेगा। ठीक है, 1 यूनिट के लिए तो 5 रुपया लगता है, तो 1 यूनिट ही हम जलाए हैं तो कितना रुपया देंगे? 5 रुपया देंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलो इंडिया योजना को कब तक विस्तारित की गई है। तो खेलो इंडिया योजना को 2025 से 26 तक विस्तारित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो देखिए, जो
चांदी होता है ना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन होता है? चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। ये कहाँ किया था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मनुष्यों के लिए मानव ध्वनि स्तर कितना होता है? तो मनुष्यों के लिए मानव ध्वनि स्तर होता है 120 डीबी होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम मनुष्य के लिए ध्वनि इतना ही तक सह सकता है। मनुष्य का अधिकतम ध्वनि 120 डीबी तक क्या होता है? सह सकता है। साधारण बोलचाल की भाषा में 50 डेसिबल तक के आसपास होती है। और ध्वनि जो है, ध्वनि प्रदूषण महानगरों की एक प्रमुख विशेषता होती है, आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो अगर जो इंसान बहुत मेहनत करता है, ठीक है, तो उसकी दैनिक ऊर्जा की अगर आवश्यकता की बात की जाए तो 4000 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर जो भी कठिन परिश्रम करता है तो 3600 से 4000 कैलोरी होनी चाहिए थी। ठीक है, और महिलाओं जो कठिन परिश्रम करते हैं ये मनुष्य के लिए यानी पुरुष के लिए है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का 3000 कैलोरी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ये तो रीजनिंग का हो गया दोनों चलिए ये अगला प्रश्न है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो भारत देश की। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। जो गैल्वेनाइज जो होता है उस पर लेप किसका होता है? तो उस पर जस्ते का लेप होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना क्या होता है? एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार भी बढ़ जाता है और लोहे पर जस्ता चढ़ाने की विधि को ही हम जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमास कहाँ की सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है? तो हमास जो है ये आपका फिलिस्तीन की सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल का लेड है, लकड़ी का, कोयला का, ग्रेफाइट का या लैम्प ब्लैंक का? तो पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है ये ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय और इंडोनेशिया नौसेनाओं के बीच पैसेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अरब सागर में हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल में 180 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक 40 किलोग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा? देखिए ये कैसे निकालते हैं, M1V1 बराबर M2V2 करके इसमें निकाल लेते हैं, या हम कह सकते हैं M1V1 बराबर M2 माइनस का M2V2। ठीक है, ये प्रतिघाती वेग जो होता है 3 किलोग्राम का 3 kg का मतलब हो गया कि 3000 ग्राम। ठीक है, यानी कि 3000 ग्राम को अगर भी इसका प्रतिघाती के माइनस M2 कितना है? 40 ग्राम की गोली है और 180 मीटर के स्पीड से चलाई जा रही है। तो सबसे पहले 2 जीरो तो काट दीजिए, 1 जीरो काट दीजिए। अब ये बच गया कितना? 30 बच गया। 30 बच गया तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए 15, 3 5 15, 3 छक 18, 6 दूना 12/5, 12/5, 12/5 यानी कि 5 दूनी 10 5 चौके 20 यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथॉन 2021 लॉन्च किसने किया है?
तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका रमेश पोखरियाल। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर, उठा हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल या गतिमान का? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? नहीं होती है। उठा हुआ पत्थर, हथौड़ा उठा के रखिएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा? नहीं होगा जी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा। ये सब क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यही उठा हुआ हथौड़ा क्या कह सकते हैं? इसे हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट प्रस्तुत करना होता है निर्यातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, या दोनों द्वारा, या जहाजी कंपनी द्वारा? देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ये आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश का आयात और निर्यात से संबंधित जो भुगतान होता है शेष व्यापार, ठीक है, कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धूप वाले चश्मे में प्रयोग किया जाता है। धूप वाले चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है? तो धूप वाले चश्मे में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। किस राज्य में? सिक्किम में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। असम की बात की जाए तो असम में राभा, दिमारा, कुछारी, बोडो इत्यादि पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो मोम्पा, डबला, सुरंग, मिसली। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अमोनिया गैस बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? तो कौन शासक था? तो लक्ष्मण सेन था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो डायनामाइट का आविष्कार कौन किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 1867 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सारे करेंसी जो नोटों का निर्गमन होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, SO2 का जलीय विलयन क्या होता है? तो SO2 का जलीय विलयन जो होता है ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक करते चलिएगा भाई लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? तो ये कौन प्रभावित करता है? तो भारत की संचित निधि को। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि का जो वर्णन जो है अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र के ज्वार भाटा में गतिज ऊर्जा क्या होती है? भंडारित होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? तो ट्राइटेरियम जो होता है, ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा सॉरी ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो ये किसके कमांड में थी? तो ये लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। तो वो अधिकतम 2 से लड़ सकता है, 2 से अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। डेल्टोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णाधता है। इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। तो इसमें जो रोगी होता है ना, लाल रंग नहीं देख पाता है। यह रोग जो होता है ये पुरुष में सबसे ज़्यादा होता है। यह रोग मुख्यतः पुरुष में होता है कि लाल रंग जो है ये नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस रोग के वाहक स्त्रियां होती हैं। इस रोग के जो वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु हो गया। विवेकानंद, अरविंद घोष, राजगोपालचारी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु हो गए थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष की रचना है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में क्या नाम है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी का में कॉको का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी जो होता है उसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत सारा अध्ययन बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ये सारे कृषि विज्ञान से, एग्रीकल्चर साइंस से मैं उसके लिए मैं सेशन लेके आया था, लेकिन कोई लोग जुड़ा ही नहीं, तो वो सेशन को मैं हटा दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैगा में होता है, कैगा में क्या होता है। तो कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। अगर प्रकाश की अनुपस्थिति होगा तो क्या बढ़ेगा, जल उद्ग्रहण, इंटरनोड का लंबन, खनिज लवण का उदाहरण या फलक का विस्तारण। तो देखिए प्रकाश की अनुपस्थिति में इंटरनोड का लंबान बढ़ेगा। क्या होता है, इंटरनोड का लंबान बढ़ेगा, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में बीज भी अंकुरित होता है और पौधे का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अंकुरित होगा। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। खासी और गारो जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित हैं। तो खासी और गारो जनजातियाँ जो हैं ये मेघालय राज्य में क्या हैं, केंद्रित हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ एक चीज़, मोपला और इरूला जो जातियाँ हैं ये केरल में हैं, लेप्चा सिक्किम में है, बदागा टोडा तमिलनाडु में होती हैं, सहारिया ग्रसारिया राजस्थान में, लाखर चमक मिजोरम में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उसे कौन सा रोग नहीं होता है। तो जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उसे क्या नहीं होता है, उसे स्कॉर्बी जो है, स्कॉर्बी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती, संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है, हिपेरिन, फेब्रिन, कैरोटीन या एल्बुमिन। प्रोटीन नहीं है पूछा जा रहा है। तो कैरोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कैरोटीन क्या होता है, ये विटामिन होता है, और गाजर में भारी मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन विटामिन ए का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। चलिए गुणसूत्र किससे बनते हैं, गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। किससे, डीएनए तथा प्रोटीन से क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एन्कोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाइए। असंगत का पता लगाना, एन्कोडिंग संचार, एन्कोडिंग जो होता है ये संचार प्रणाली की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिसे किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा डिकोड कर उपयोग में लाया जा सके। यानी कि कोडेड डेटा का क्या किया जाता है, पूर्णतः रूपांतरण कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि
इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत जो है ये अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, और अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय टिम बर्नर्स ली को दिया जाता है। टिम बर्नर्स ली को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी कारण इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का भी विकास किया था। HTML का फुल फॉर्म भी आपको NTPC में पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।